name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. How are you all students? आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज मीन इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं 9.1 से। स्टेट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज साइंस, राइट इट्स टू मेन ग्रुप्स। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ, जो कि है पेज नंबर 191 के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पेज 191। ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर है। साइंस इज कलेक्टिव नॉलेज अबाउट अ नेचुरल फिनोमिना एंड इवेंट्स। साइंस क्या है? एक नॉलेज है अबाउट नेचुरल फिनोमिना, नेचर के अंदर जो भी फिनोमिनाज होते हैं उनके बारे में, और इसकी दो मेन ब्रांचेस हैं, दैट इज फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक हो गया, ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज फिजिक्स ऑल अबाउट। फिजिक्स किस मुतालिक है? नेम सम ऑफ इट्स ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस के नेम लिखें। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास है फिजिक्स इज द फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस के मुतालिक है फिजिक्स विच डील्स, जो कि डील करती है मैटर मादे से, एनर्जी कुव्वत से, स्पेस और टाइम से, और इनके म्यूचुअल आपस में इनके क्या ताल्लुकात हैं उसके साथ। देयर आर मैनी सब फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, इसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं। तो वो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? दैट इज मैकेनिक्स, हीट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड से क्या मुराद है? गिव इज एग्जांपल्स। पेज 191 के ऊपर ही इसका भी आंसर है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स रेफर्स टू द इंटीग्रेशन। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स क्या करती है? रेफर करती है इंटीग्रेशन, बढ़ाना, एंड इंटरेक्शन, और आपस के ताल्लुकात किसके? फिजिक्स के विद अदर डिसिप्लिन, साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ। और इसकी एग्जांपल्स में है बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, जियोफिजिक्स, क्लाइमेट फिजिक्स एंड कंप्यूटेशनल फिजिक्स। Question is 9.4. Describe when a theory is rejected or needs its modification. Sorry, जो क्वेश्चन 9.4 है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है। लिस्ट द मेन स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के मेन स्टेप्स लिखिए। साइंटिफिक मेथड इज अ स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। साइंटिफिक मेथड क्या है? ये एक स्पेसिफिक और सिस्टमैटिक अप्रोच है फॉर द सर्च ऑफ ट्रुथ, किसके बारे में? सच्चाई के बारे में। अबाउट अ नेचुरल फिनोमेना, किसी भी कोई कुदरती जो अमल हो रहा है उसके मुतालिक। इसके स्टेप्स हैं ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, प्रिडिक्शन एंड लॉ। 9.5 इज व्हाट इज अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? इसकी एक एग्जांपल दें। तो पेज नंबर 188 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। हाइपोथेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड, इसके बेस पे वो डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, इसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एंड एक्सपेरिमेंटेशन, वी कैन डेवलप अ हाइपोथेसिस। तो वो डेटा जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हासिल करते हैं, हम उसको मिला के एक हाइपोथेसिस लिख सकते हैं। आगे इसकी एग्जांपल आ जाती है। दिस इज डन इन ऑर्डर टू लॉजिकल रिजल्ट्स। ये लॉजिकल रिजल्ट्स लेने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है, इसको लिखा जाता है। इट इज assumed that nature will act in particular way under a certain specific circumstances। तो हम हाइपोथेसिस में लिखते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि नेचर जो है वो एक्ट करती है एक पर्टिकुलर वे में, जब कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस जो है वो आपको दी हुई होती हैं। We assume that the shadows of opaque objects are formed when they come in path of light because of light travels in a straight line। अब आपकी मर्जी है, आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल। ये आपकी एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है।
आप चाहें तो इसको यहाँ से यहाँ तक लिख के उसके बाद यहाँ से एग्जाम्पल की हेडिंग दें और फिर यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनता है। ठीक हो गया। हाइपोथेसिस वाले क्वेश्चन जो हमारे पास इसका आंसर था वो था पेज नंबर 188 के ऊपर। ठीक हो गया। आगे है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी और लॉ के अंदर क्या फर्क है जी। तो थ्योरी क्या है? आफ्टर द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, किसी भी थ्योरी क्या है? आफ्टर द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के बाद विद द हेल्प ऑफ केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद इट बिकम्स अ थ्योरी। अगर हमारे पास कोई डेटा है तो हमने उसको वेरीफाई किया, उसको एहतियात के साथ उसको एक्सपेरिमेंट किया और हमें वो चीज़ ठीक लगी तो हम उसको थ्योरी का नाम दे देते हैं एंड इज़ एप्लीकेबल टू सिमिलर फिनोमिना। तो हमने जो हाइपोथेसिस में एग्जांपल इस्तेमाल की थी विद द हेल्प ऑफ अबव एक्सपेरिमेंट, यानी कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमने ये इसको प्रूव किया था। तो हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देन हम उसको थ्योरी का नाम देते हैं। इसके क्वेश्चन के आंसर के अंदर आप पूरा ये पैराग्राफ भी कर सकते हैं और जस्ट यहाँ तक भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये इसका थ्योरी वाला पोर्शन हो गया है। अब चलते हैं लॉ की साइड। तो इस क्वेश्चन का पार्ट 2 है, दैट इज लॉ। द लॉ इज सच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ नेचर। लॉ क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट है किसके बारे में? बिहेवियर के बारे में, नेचर की। विच एक्सप्लेन, जो हमें बताता है द ऑब्जर्वेशन के ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व क्या किया गया, एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के? पास्ट में जो एक्सपेरिमेंट किए गए। एंड कैन प्रिडिक्ट, और हमें बताता है अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, नेचर के दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में। ये हमारे पास पेज नंबर 189 और 190 के ऊपर ये आंसर मौजूद था। पेज नंबर 189 और 190। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर टेक्नोलॉजी का क्या बेस है? लेजर टेक्नोलॉजी की बेसिस क्या है? तो इसका वैसे तो इस चैप्टर में कोई भी इससे रिलेटेड टॉपिक नहीं आया, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ मैं लिख देती हूँ, दैट इज लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन। यहाँ पे साथ हम लिखते हैं बाय स्टिमुलेटेड emission of रेडिएशन, यानी कि लाइट की एम्प्लीफिकेशन, लाइट को एम्प्लीफाई करना किसके थ्रू? स्टिमुलेटेड इमिशन। इमिशन का मतलब होता है निकलना, किस चीज़ के निकलने से? रेडिएशन के निकलने से। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, व्हाट इज फॉल्सिफिएबिलिटी कंसेप्ट। फॉल्सिफिएबिलिटी कंसेप्ट क्या होता है? हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट कैसे है? फॉल्सिफिएबिलिटी क्या है? इट इज़ अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड। ये एक कंसेप्ट है जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। दैट सजेस्ट अ थ्योरी, जो बताता है कि एक थ्योरी टू बी कंसिडर्ड साइंटिफिक, जिसको हम साइंटिफिक थ्योरी कंसिडर करते हैं। तो इसके अंदर कुछ प्रिडिक्शंस आ जाती हैं, उसको टेस्ट किया जा सकता है, उस थ्योरी को हम रॉन्ग या फॉल्स जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। तो इसी के साथ इस चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ साइंस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो एंड अप होते हैं। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ जब हम आते हैं तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 9.1, दैट इज इट इज़ द थ्योरी ऑफ साइंस एंड अल्टीमेट ट्रुथ डिस्क्राइब। वो हम ये कह रहे हैं, क्या थ्योरी ऑफ साइंस एक अल्टीमेट ट्रुथ है?
अगर है तो डिस्क्राइब करें, नहीं है तो भी डिस्क्राइब करें। नो, साइंटिफिक थ्योरीज आर नॉट अल्टीमेट ट्रूथ। देखिए, सबसे पहले तो हम जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन का मीनिंग है वो समझ आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। अल्टीमेट ट्रूथ्स का मतलब क्या है? अल्टीमेट ट्रूथ आम अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ तो अल्टीमेट ट्रूथ से मुराद ये है कि साइंस की थ्योरी अगर एक बार लिख दी गई, अप्रूव कर दी गई, तो वो क्या क़यामत वही थ्योरी चलती रहेगी। यानी कि कभी भी क्या कोई इंसान उस थ्योरी को गलत साबित नहीं कर सकता, या क्या उसके अंदर कोई एडिशन नहीं हो सकती, या उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता। तो हमने लिखा नो, नहीं, साइंटिफिक थ्योरीज आर नॉट अल्टीमेट ट्रूथ। यानी कि साइंटिफिक थ्योरीज कभी भी एक जैसी नहीं रह सकती। दे आर मैन मेड आइडियाज़, ये इंसानी दिमाग के आइडियाज़ हैं, बेस्ड ऑन करंट एविडेंस। किस चीज़ के ऊपर बेस करते हैं कि मौजूदा हमारे पास क्या सबूत हैं, क्या शवाहिद हैं, क्या चीज़ें किस तरफ हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। एंड कैन बी मॉडिफाइड, और इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। यानी मॉडिफाई मीन्स के इनको अपग्रेड किया जा सकता है। इनके अंदर से कोई भी चीज़ निकाली भी जा सकती है और इनके अंदर कोई भी चीज़ डाली भी जा सकती है। और रिजेक्टेड हो सकता है ये बिल्कुल ही गलत हो तो हम इनको रिजेक्ट कर दें। व्हेन न्यू फैक्ट्स और डिस्कवरीज आर फाउंड, जब बेहतर जो है हमारे पास कुछ डिस्कवरीज या फैक्ट्स आ जाएं, कुछ सबूत हमारे पास ऐसे आ जाएं कि जो ये साबित करते हैं थ्योरी गलत है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। 9.2 है, डू यू थिंक दैट द एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ नेचर मे नीड अ चेंज इन फ्यूचर? क्या आप ये तस्वर करते हैं कि आपके ख्याल में हम ये कह सकते हैं कि अब जो साइंस के कुदरती लॉज चल रहे हैं, नेचर लॉज ऑफ नेचर में लीड अ चेंज, कि क्या फ्यूचर में वो लॉज कुछ चेंज हो सकते हैं? इसको हमने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। तो हमने आंसर में लिखा यस, ज़रूर, लॉज ऑफ नेचर कैन चेंज और बी रिफाइंड। ये लॉज जो हमने बनाए हैं नेचर के, वो चेंज भी हो सकते हैं, उनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, या तो उनके अंदर से कोई चीज़ कम की जा सकती है या फिर ज़्यादा की जा सकती है। इफ़ फ्यूचर डिस्कवरीज, अगर मुस्तकबिल में आने वाली जो डिस्कवरीज हैं, प्रोवाइड, वो हमें मुहैया करती हैं न्यू इंफॉर्मेशन, नई मालूमात, दैट करंट लॉज आर नॉट एक्सप्लेन्ड, वो मालूमात जो कि मौजूदा हमारे पास जो थ्योरीज हैं वो बयान नहीं करती हैं, अगर वो मालूमात हमें मिल जाती है तो ऑब्वियसली लॉज ऑफ नेचर को हम चेंज कर सकते हैं। 9.3, डिस्क्राइब 3 जॉब्स दैट नीड द यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। 3 ऐसी जॉब्स बताएं जिनके अंदर साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। वैसे तो मल्टीपल जॉब्स ऐसी हैं जिनके अंदर हमें साइंटिफिक, आजकल तो हर जॉब के अंदर साइंटिफिक चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन चलें कुछ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। मेडिकल डॉक्टर यूजेस बायोलॉजी एंड फिजिक्स इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। बायो और फिजिक्स दोनों क्या हैं? साइंस की ब्रांचेस हैं। तो जब भी कोई मेडिकल डॉक्टर होगा वो बायो और फिजिक्स के बगैर किसी भी बीमारी को ना तो ढूंढ सकता है ना ही उसका इलाज कर सकता है। जो आपकी मशीनरी है वो फिजिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती है। जो आपकी मेडिकेशन है या जो चेकअप है वो बायोलॉजी की स्टडी के बगैर आप नहीं कर सकते। सेकंड, आपके पास आ जाता है इंजीनियर, applies scientific principles to design tools and structure। इंजीनियर क्या करता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करता है, साइंस के कवानीन को यूज़ करता है। किस चीज़ के लिए? मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने के लिए, घरों के नक्शे बनाने के लिए। ठीक है, नक्शा तो कागज़ पे भी बन जाता है लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। फिर बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, बिल्डिंग की मजबूती के लिए, ज़मीन को चेक करने के लिए कि क्या उसमें लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें, मतलब इंजीनियर भी सिंपल सी बात है कि साइंस के बगैर ये सारे काम नहीं कर सकता। आगे है इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, यूजेस डेटा एंड साइंस टू स्टडी एंड प्रोटेक्ट नेचर। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की मैं आपको सादा सी मिसाल दूं, जैसे हमारे पास वेदर हम चेक करते हैं अपने अपने एरिया का,
गूगल के ऊपर, तो वहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम लिखा आ जाता है कि फलां दिन कौन सा मौसम होगा, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, धूप है, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो जो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है वो यूज़ करेगा डेटा का भी और साइंस का भी। किस चीज़ के लिए? स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए और नेचर को महफूज रखने के लिए, यानी कि नेचर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज 9.4 डिस्क्राइब व्हेन अ थ्योरी इज रिजेक्टेड और नीड इट्स मॉडिफिकेशन। डिस्क्राइब ये करें कि जब एक थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है या उसको मॉडिफाई करने को कहा जाता है तो फिर हम क्या करते हैं। अ थ्योरी इज रिजेक्टेड और मॉडिफाइड, ये दोनों चीज़ें तब होती हैं, थ्योरी तब रिजेक्ट होती है या मॉडिफाई होती है जब when experimental evidence does not support it, जबकि आप जो एक्सपेरिमेंटल सबूत दे रहे हैं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था वो आपके सवाल के जवाब को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जैसे कि हम कहते हैं हमने प्लस किया है, 2+2 ये 5 आ रहा है, लेकिन ये 5 जो है ये इस सवाल को ठीक साबित नहीं कर रहा, तो फिर हमारे पास क्या आता है, ये जो थ्योरी है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। और या फिर न्यू डेटा शोज अ बेटर एक्सप्लेनेशन, हो सकता है कि इनमें से किसी वैल्यू को चेंज कर दूं, मैं 2 को 3 से तब्दील कर दूं तो फिर 5 आ जाए, तो हमने डेटा को क्या कर दिया, चेंज, न्यू डेटा डाल दिया। तो इस वजह से थ्योरी क्या होती है, या तो रिजेक्ट हो जाती है या फिर मॉडिफिकेशन के लिए आपको वापस कर दी जाती है। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करें, यानी कि आंसर करें, अपनी राय दें। अ थ्योरी कैपेबल ऑफ बीइंग प्रूव्ड राइट, कि एक थ्योरी जो है वो इस काबिल है कि हम उसको राइट प्रूव कर सकें, बट नॉट बीइंग प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन हम उसको रॉन्ग नहीं कह सकते हैं, तो हम फिर कहते हैं कि वो थ्योरी नहीं है। अगर एक थ्योरी को हम राइट कहते हैं तो उसे रॉन्ग भी कहा जाए, तब हम उस थ्योरी को थ्योरी तस्वर करते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये पढ़ा कि हमारे पास थ्योरी जो है, साइंटिफिक थ्योरी, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हमारे पास कोई नई इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर एक थ्योरी राइट तो है लेकिन हम उसको गलत नहीं कह रहे हैं, तो फिर क्या वो थ्योरी के ज़ुमरे में आती है या नहीं। इसका मतलब यह है, दिस मीन्स अ साइंटिफिक थ्योरी मस्ट बी अनफाल्सिफिएबल। अनफाल्सिफिएबल से मुराद ये है कि एक थ्योरी अगर ठीक है तो उसका कोई रॉन्ग पहलू भी उसके अंदर होना चाहिए। अगर हम उसको किसी एविडेंस की बुनियाद पर उसको हम सही साबित कर रहे हैं तो कोई एविडेंस, कोई सबूत ऐसा भी होना चाहिए जिसके तहत हम उसको गलत साबित कर सकें। इट शुड बी पॉसिबल टू टेस्ट इट, ये मुमकिन होना चाहिए कि हम उस थ्योरी को टेस्ट करें, एंड प्रूव, और उसको साबित किया जाए रॉन्ग। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी की पूरी थ्योरी रॉन्ग हो सकता है उसका कोई एक पहलू रॉन्ग हो, किसी एक पहलू को दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड साइंटिफिक थ्योरी। तो इसको फिर अगर ये रॉन्ग प्रूव नहीं हो सकती तो हम इसको साइंटिफिक थ्योरी का नाम नहीं देंगे। क्वेश्चन है 9.6, व्हाट हैज़ बीन द जनरल रिएक्शन टू न्यू आइडियाज़ अबाउट इस्टेब्लिश्ड ट्रूथ, कि अगर हम नए आइडियाज़, हमारे पास कुछ आते हैं या नई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। न्यू आइडियाज़ ऑफन फेस रेजिस्टेंस, ये तो आप सबको पता है कि जब भी कोई नया आइडिया आता है तो उसके रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। हम ये कहते हैं कि क्या ये गलत तो ना हो, इसको इसके साथ मैच करके देखें, डेटा को इंटर करें तो फिर, बट विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस, लेकिन अगर उस नए आइडिया के सबूत क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, दे आर एक्सेप्टेड, तो उनको क्या किया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एंड लेड टू न्यू अंडरस्टैंडिंग इन साइंस, और उनको साइंस के अंदर उनके ऊपर काम किया जाता है, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है, उनको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की जाती है। 9.7 है, इफ़ अ हाइपोथेसिस इज नॉट टेस्टेबल, अगर एक हाइपोथेसिस टेस्टेबल नहीं है तो इज द हाइपोथेसिस रॉन्ग, तो हम क्या कहेंगे कि क्या ये हाइपोथेसिस रॉन्ग है। तो आंसर में हमने लिखा, इफ़ अ हाइपोथेसिस इज नॉट टेस्टेबल
अगर हम ये कहते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्ट करने के काबिल नहीं है, इट डज नॉट मीन्स, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है दैट इट इज रॉन्ग, कि ये क्या है, गलत है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इट मे लेड टू, इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारे पास लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस, हमारे पास सबूत की कमी है, या फिर इट माइट बी टू कम्प्लेक्स, ये इतना मुश्किल था कि इसको कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता था। हाउ, क्वेश्चन नंबर 9.8 है, हाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा कैन नॉट प्रूव दैट अ प्रिडिक्शन इज ऑलवेज करेक्ट बट कैन प्रूव इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। कैसे एक हमारे पास अगर छोटी अमाउंट में कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डेटा है, तो ये साबित नहीं कर सकता कि जो प्रिडिक्शन है, जो हम जुबानी कोई बात कह देते हैं, वो हमेशा सच होती है, ठीक होती है, बट कैन प्रूव, लेकिन साबित कर सकता है कि ये हमेशा जो है वो ठीक नहीं होती है। तो इसमें हमने ये क्या लिखा, वन एक्सपेरिमेंट, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं दैट डज अगेंस्ट अ प्रिडिक्शन, जो कि हमारे पास जो हमने प्रिडिक्शन दी हुई है उसके बरक्स जा रहा है, उसके मुखालिफ जा रहा है, प्रूव्स, ये बताता है इट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट, कि ये हमेशा करेक्ट नहीं हो सकती, बट मैनी कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आर नीडेड टू शो अ प्रिडिक्शन, लेकिन एक बंदे से के कह देने से वो चीज़ गलत नहीं हो जाती है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, मैनी कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, यानी कि बार बार उसके ऊपर रिसर्च की जाए और अगर बार बार यही चीज़ गलत साबित हो रही है, देन हम ये कह सकते हैं कि प्रिडिक्शन इज ऑलवेज करेक्ट। तो प्रिडिक्शन क्या है, करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है 9. क्वेश्चन इज 9.9, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्सपेरिमेंट एंड अ हाइपोथेसिस, कि एक्सपेरिमेंट और हाइपोथेसिस के दरमियान क्या रिलेशन है। तो हम देखते हैं, एन एक्सपेरिमेंट इज यूज टू टेस्ट, एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल किया जाता है टेस्ट करने के लिए अ हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस को, रिजल्ट एग्री विद इट, जो हमारे पास नताइज हैं वो इस चीज़ के का सबूत हैं कि एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल किया जाता है हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए। इफ़ रिजल्ट्स एग्री विद इट, अगर रिजल्ट इसके साथ एग्री कर जाते हैं, द हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड, तो हाइपोथेसिस को हम आगे जाने देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और अगर रिजल्ट जो हैं वो ठीक साबित नहीं होते हैं तो फिर इसको हम रिजेक्ट या फिर चेंज कर देते हैं। 9.10 क्या कह रहा है, डिस्क्राइब वाई द सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नीड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड कोलेबोरेशन। डिस्क्राइब, बयान करें, वाई, क्यों, द सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट मुश्किल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए हमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और कोलैबोरेशन की भी। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था, और कोलैबोरेशन के साइंस की दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस को एक साथ इस्तेमाल करना, ठीक हो गया। जैसे हमारे पास था जियो फिज़िक्स, ठीक है, या फिर बायोफिज़िक्स, तो उसमें हमने बायो को भी इस्तेमाल किया, फिज़िक्स का भी इस्तेमाल किया। तो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज यानी कि वेदर का चेंज होना, और पेंडेमिक्स नीड एक्सपर्टाइज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास मुख्तलिफ साइंस के डिसिप्लिन से हमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। कोलैबोरेशन ब्रिंग्स बेटर सोल्यूशन, अगर हम इनको कोलैबोरेट कर दें, इनको इकट्ठा कर दें, इनको एक दूसरे के साथ मिला के चलें, तो हमारे पास जो सोल्यूशन है, हल है किसी भी चीज़ का, वो ज़्यादा जल्दी और अच्छा मिल जाता है थ्रू शेयर नॉलेज एंड इनोवेशन। वो मैंने बताया कि इसमें हम क्या करेंगे, नॉलेज को शेयर करेंगे और आपस में इनको कोऑर्डिनेट रखेंगे, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 9 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।